वेलकम टू लास्ट ब्रीथ मूवी। ये 2025 की एक ऐसी फिल्म है जो हकीकत पर मबनी है। अब जरा सोचिए, समंदर के अंदर बहुत गहराई में तकरीबन 20,000 मील लंबी पाइपलाइंस का जाल बिछा हुआ है। इन्हीं पाइपलाइंस के जरिए तेल और गैस जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इनकी देखभाल करने का काम करते हैं सैचुरेशन डाइवर्स। ये लोग समंदर से 1000 फीट नीचे तक भी काम करते हैं। वहाँ पर रोशनी और आवाज लाने की कोई चीज नहीं होती है, बस हर पल अंधेरा, खतरा और मौत का डर होता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम माना जाता है। इसी काम के दौरान एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से, जहाँ पर एक क्रिस नाम का लड़का अपनी फियांसी से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए काम के लिए जाना होगा, बस तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। ये सुनकर उसकी मंगेतर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, मगर क्रिस उसे समझाता है कि मैं वादा करता हूँ जल्दी लौट आऊंगा। ये सुनकर उसकी मंगेतर मान जाती है और उसे अलविदा करती है। इसके बाद वो दिन आता है जब क्रिस को अपने काम के लिए बाहर जाना था। एक्चुअली क्रिस एक सैचुरेशन ड्राइवर है, एक ऐसा इंसान जो पाइपलाइंस के अंदर जाकर वहाँ की मरम्मत करता है, जो कि बहुत खतरनाक काम है। उसके साथ उसके और साथी भी होते हैं जो इस पूरे सिस्टम का ख्याल रख रहे होते हैं। ये चेक करते हैं कि सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। थोड़ी सी लापरवाही भी नॉर्थ सी में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। डाइवर्स की टीम का हेड होता है ग्रीक, जो कि बहुत फनी भी होता है, साथ ही बहुत समझदार भी होता है। वो इन डाइवर्स को 3 अलग अलग टीम्स में बांटता है। पहली टीम में क्रिस को रखता है, दूसरी में डंकन और डेस के साथ। क्रेग हंसी मजाक में कहता है कि अब तुम तीनों अगले 28 दिन तक इस टीन के डिब्बे से गुजरोगे। इसके बाद 300 फीट नीचे समंदर में भेजे जाओगे और तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जो मैं कहूँगा। पाइपलाइन थोड़ी खराब है और आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। लोगों को घरों में हीटर चाहिए और वो गैस के बगैर नहीं चलेगा। ये मरम्मत वाला काम तुम लोगों को ही करना होगा और जब काम हो जाएगा तो सभी को 4 दिन के लिए टेक ओवर मशीन में रखा जाएगा ताकि उनकी बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो सके। इसके बाद तीनों टीमों को अलग अलग कंटेनर्स में भेजा जाता है। ये कंटेनर्स अंदर खाने पीने और रहने के लिहाज से बिल्कुल तैयार होते हैं। जिसके बाद क्रेग ऑर्डर देता है कि सभी कंटेनर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और साथ में अंदर गैस की रेशो को सेट किया जाता है। अब जहाज नॉर्थ सी की तरफ रवाना होता है। तभी क्रेग जो कंट्रोल रूम में बैठा होता है वो उन लोगों को बताता है कि अब तुम लोग समंदर की गहराई में जा रहे हो, जहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती है। वहाँ पर बस अंधेरा और ठंड होगी। अपनी बात को पूरा करते हुए वो उन्हें एक वार्निंग भी देता है। वो उन्हें कहता है कि बिना डिकम्प्रेशन किए ऊपर मत आना और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों के सारे ऑर्गन्स फट जाएंगे। वो मजाकिया अंदाज में डंकन से पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आ गई है। डंकन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ आ गई है, अपनी बकवास बंद करो। दरअसल डंकन और क्रेग आपस में गहरे दोस्त हैं और सालों से साथ ही काम कर रहे हैं। इसके बाद हम कंटेनर में डेविड को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब डिनर के लिए उसे डंकन बुलाता है। यहाँ खाने के टेबल पर बैठकर ये लोग अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अपना वक्त गुजारने के लिए क्रिस अपनी फियांसी की वीडियोस देख रहा होता है। जैसे ही वो अपने मंजिल के करीब पहुँचते हैं तो बारिश और तूफान शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही जहाज अपनी तयशुदा जगह पर पहुंचता है तो उसे डायनामिक पोजीशन के जरिए वहीं पर स्टिल कर दिया जाता है, यानी कि तूफान की सूरत में जहाज बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसके बाद नीचे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्रेग 1 घंटे पहले टीम को अलर्ट कर देता है। इसके बाद तीनों एक एक करके डाइव व्हील में जाना शुरू करते हैं और ये डाइव व्हील एक मजबूत और बंद ढांचा होता है, एक तरह से छोटा सा केबन जिसके अंदर बैठे लोग महफूज रहते हैं और इसे समंदर की गहराइयों में भेजा जाता है। इसके बाद इस व्हील को जहाज से बाहर गिराया जाता है जबकि जहाज समुद्र की सतह पर होता है और इस व्हील को एक मोटी स्टील केबल की मदद से तकरीबन 300 फीट नीचे समंदर की गहराइयों में भेजा जाता है। हालांकि व्हील अभी तक पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंचती है, वो समंदर और जहाज के बीच में झूल रही होती है, जिसकी वजह से व्हील में झटके लगने लगते हैं। इस चीज से क्रिस थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ पर डंकन उसे रिलैक्स होने को कहता है। फिर क्रेग जैसे ही ऊपर से हुक्म देता है, डंकन सबसे पहले डेविड को हेलमेट पहनाकर उस व्हील से बाहर भेजता है। ये हेलमेट बहुत हाई टेक होता है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब चूंकि डाइवर्स को 4-5 घंटे के लिए नीचे काम करना होता है और साथ ही एक मजबूत मोटी वायर उनके सूट के साथ जोड़ी जाती है जिसे एम्बिलिकर कहा जाता है। मतलब कि ये एक सहारा होता है जिसे डाइवर्स को ऊपर से लाइट, ऑक्सीजन और कम्युनिकेशन मिलती है। इसके बगैर समंदर की तेज धारें किसी भी इंसान को बहुत तेजी से बहा कर ले जा सकती हैं। अब डेविड और क्रिस को
को नीचे पाइपलाइन के जोड़ के पास भेजा जाता है, जबकि डंकन को ऊपर ही रुकने को कहा जाता है। यहाँ पर डंकन का काम होता है क्रेग को अपडेट देना। जैसे ही डेविड व्हील से बाहर आता है तो देखता है कि नीचे चारों तरफ अंधेरा है। हेलमेट की लाइट तो जल रही होती है, मगर पास खड़ा क्रिस तक नजर नहीं आ रहा होता है। अब क्रिस और डेविड अपने काम में लग जाते हैं। अभी काम शुरू ही हुआ था कि ऊपर जहाज का डायनामिक सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगता है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए फौरन ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि डाइवर्स फौरन व्हील में वापस पहुंचे। डेविड जल्दी से ऊपर आता है और मैनीफोल्ड के टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस अंदर ही फंस जाता है क्योंकि वो अभी तक वहीं पर काम कर रहा होता है। डेविड चिल्लाकर उसे ऊपर आने को कहता है। ये सुनकर क्रिस भी जल्दी से ऊपर चढ़ता है और जैसे तैसे मैनीफोल्ड के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही बिल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसका एम्बिलिकल मैनीफोल्ड के अंदर फंस जाता है। यहाँ पर क्रिस को घबराहट होने लगती है। ऊपर जहाज हिल रहा होता है, नीचे व्हील हिल रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि वो कहीं यहीं पर ही न फंसा रह जाए। डेविड भी इस बात से बहुत परेशान होता है। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो पीछे से देखता है कि क्रिस का एम्बिलिकल बहुत फंस चुका है। डेविड क्रिस से कहता है कि तुम्हारा एम्बिलिकल टूटने वाला है, वो जैसे ही टूटे तुम डरना मत, तुम जल्दी से अपने हेलमेट का बेल आउट ऑन कर लेना, इससे तुम्हें कम से कम 10 मिनट का ऑक्सीजन मिलता रहेगा। वो कहता है कि मैं अभी तो ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लेना जरूर आऊंगा, तब तक मैनीफोल्ड के ऊपर ही रुके रहना ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, और अगर तुम हिले तो तुम्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। डेविड जैसे ही अपनी बात मुकम्मल करता है, क्रिस का एम्बिलिकल टूट जाता है और उस झटके से क्रिस मैनीफोल्ड से दूर हट जाता है। उधर जहाज आगे बढ़ रहा होता है। डेविड किसी तरह से अपना एम्बिलिकल संभाल कर उस व्हील के अंदर चला जाता है, मगर उसके चेहरे से परेशानी साफ नजर आ रही होती है। डंकन क्रेग को ऊपर सारी सिचुएशन बताता है कि क्रिस मैनीफोल्ड में उलझ गया था। क्रेग जल्दी से हुक्म देता है कि जहाज को एंकर डालकर वहीं पर रोक दिया जाए ताकि क्रिस को ढूंढा जा सके, मगर तभी वहाँ पर एक ऑफिसर कहता है कि अगर हमने जहाज को एंकर डाला तो गैस की पाइपलाइंस को नुकसान हो सकता है, और नुकसान भी करोड़ों का होगा। अब क्रेग कश्मोकश में पड़ जाता है, एक तरफ अपने साथी की जान और दूसरी तरफ कंपनी का भारी नुकसान। उधर दूसरी तरफ क्रिस, जो अभी भी मैनीफोल्ड पर अटका हुआ है, बड़ी मुश्किल से अपनी फ्लेयर लाइट चलाता है और दोबारा मैनीफोल्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है। इसी दौरान क्रेग की टीम का एक मेंबर कहता है कि मैं डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को ठीक कर सकता हूँ, जिस पर क्रेग कहता है कि फौरन शुरू करो। अब तक 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो चुका होता है। क्रिस किसी तरह से मैनीफोल्ड के ऊपर चढ़ा रहता है, कोई भी उसको लेने नहीं आता है और उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है और आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की हालत में जा रहा होता है। वो बस अपनी मंगेतर की यही बातें याद कर रहा होता है कि तुम्हें लौट कर वापिस आना है, हमें शादी करनी है और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे लग रहा होता है कि अब उसकी मौत करीब है। तकरीबन 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद डायनामिक पोजीशन को ठीक कर दिया जाता है। जहाज फिर से मैनीफोल्ड के सिस्टम पर वापस आ जाता है। अब सबसे पहले एक रोबोट को नीचे भेजा जाता है, जिसके कैमरे से पूरे मैनीफोल्ड को चेक किया जाता है। काफी देर देखने के बाद उन्हें क्रिस कहीं नहीं मिलता है, लेकिन रोबोट जैसे ही मैनीफोल्ड के ऊपर आता है तो देखता है कि क्रिस वहीं पर पड़ा है और अपनी सांसें गिन रहा है। क्रेग रिपोर्ट को खुद कंट्रोल करता है उसके कैचिंग हैंड की मदद से। क्रिस के ड्रेस में हुक को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एक और मुश्किल पेश आ रही होती है। क्रिस ऊपर नहीं आ रहा होता है और फिर दोबारा रोबोट को नीचे भेजा जाता है और पता चलता है कि क्रिस ने खुद को एक हुक की मदद से मैनीफोल्ड के साथ बांध रखा है ताकि वो बेहोश हो जाए तो पानी से ना बह जाए। ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में इतना कमाल सोच पाना नामुमकिन है। अब क्रेग डेविड को दोबारा नीचे भेजता है कि क्रिस को जल्दी से वापस लेकर आओ। डेविड जल्दी से क्रिस के जिस्म को मैनीफोल्ड से अलग करता है और उसे अपनी हुक से जोड़ लेता है, लेकिन अब मुश्किल और बड़ी हो जाती है। क्रिस का जिस्म बहुत भारी हो चुका होता है। गहराई का पानी, भारी सूट और बेहोशी, इन सब की वजह से क्रिस बहुत हैवी हो जाता है, जिसको देखकर डेविड की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन डेविड फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रिस को व्हेल तक वापस लाने में कामयाब हो जाता है। अब क्रिस व्हेल में तो आ जाता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही होती हैं। तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके होते हैं। पहले 10 मिनट तक तो उसे ऑक्सीजन मिल रही होती है, मगर अगले 30 मिनट तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। डंकन जल्दी से उसे रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद क्रिस की सांसें लौट आती हैं, मगर उसकी सिर्फ सांसें ही वापस आती हैं। वो अभी भी वैसे ही पड़ा होता है, उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं होती है। डंकन हार मान जाता है, मगर डेविड उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हमें पता है तुम हमें सुन रहे हो, क्रिस प्लीज कुछ बात करो हमसे।
मगर क्रिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अब सबको लग रहा होता है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इसका ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन तभी एक मौजज़ा होता है। क्रिस अचानक से बोलता है कि कैसे हो तुम सब लोग। ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक वापस लौट आती है। वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। डंकन और डेव हंसते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो सब कुछ हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले तो जश्न मनाते हैं कि तुम वापस आ गए हो। इसके बाद क्रिस और उसकी टीम विल की मदद से दोबारा शिप में आ जाती है। यहाँ डेविड डेली उसका चेकअप करता होता है। जहाँ ये लोग मिशन पर गए थे उसे अधूरा छोड़कर पूरे 30 दिन के बाद वापस लौटते हैं, जहाँ क्रिस की सारी जांच की जाती है। इसके बाद फौरन वो अपनी मंगेतर से मिलता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे पहुंच आए, तुम्हें तो काम करना था ना। जिस पर क्रिस कहता है कि एक डाइवर की एम्बिलिकल वायर टूट गई थी, जिसकी वजह से ये मिशन रोकना पड़ा। उसकी फियांसी पूछती है कि वो डाइवर कौन था और अब वो कैसा है, मगर उसके चेहरे के तासुरात देखकर समझ आती है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस ही था। फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आपको बहुत मजा आया होगा और ये कहानी बिल्कुल हकीकत में हुई है। एक्सपर्ट्स तक हैरान हो जाते हैं कि आधे घंटे तक पानी में कोई कैसे जिंदा रह सकता है। इस खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।